हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कि 2021 में हुआ था। जैसा कि आपको पता होगा, हम एक अलग प्लेलिस्ट चला रहे हैं जिसमें हमने वीडियो 1 में क्या है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस किया था। पार्ट 1 हम इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चंस आते हैं और वही 30 क्वेश्चंस क्या है एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर इन 30 में से 25 या 25 प्लस आपके सही हो जाते हैं एंड सब्जेक्ट में तो आपके 70 में से अगर 55 प्लस तो 80 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करना है, यहाँ टारगेट यही रहेगा कि आपके 25 प्लस मार्क्स आए। लेकिन हम इस श्रृंखला को इसलिए चला रहे हैं, पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर्स इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। इससे पहले हमने 5 पेपर्स करा दिए हैं। ठीक है, उन 5 पेपर्स में हमने देखिए 2021 के जो दिसंबर में हुआ वो दोनों पेपर, नवंबर में हुए वो दोनों पेपर एंड 30 अक्टूबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट वाला करा दिए। आज हम कौन सा कराएंगे, सेकंड शिफ्ट का पेपर यहाँ पर कराएंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको बताया जाएगा, मैचिंग करना है। यहाँ पर जूट किस राज्य में ज़्यादा होता है? आसाम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। नहीं पता छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। चाय, टी का आप सभी को पता होगा, आसाम में सबसे ज़्यादा होती है और अच्छी क्वालिटी की होती है। रबड़ का अगर नहीं पता है छोड़ दीजिए। गन्ना, शुगर केन की अगर बात करें, शुगर केन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। तो डी का 4 यहाँ पर भी है और ऑप्शन अगर डी देखें तो यहाँ भी है। ठीक है जी, और अगर चाय का देखें, टी का आसाम, बी का 1 किस में है, इसमें है। ये सिर्फ आपको हम आंसर फ्रेम करना बता रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, अगर आपको चारों नहीं आते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा कि जूट अगर पता है पश्चिम बंगाल में होती है क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल वाले एरिया में जूट सबसे ज़्यादा होती है। और रबड़ कहाँ होती है? केरला में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? यहाँ पर सिंपली पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती हैं? जो मूल संविधान में दी गई थी, बताई गई थी। ठीक है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है CIC, इसके साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पर अगर बात करें RBI भारतीय रिजर्व बैंक, एंड इसके साथ साथ UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन से? अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है। अगर बात करें CIC की तो ये 12 अक्टूबर 2005 को बना था। कौन से एक्ट के तहत? ठीक है, 2005 एक्ट याद रखना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नोट भी कर सकते हो इनको। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत CIC बना था। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर RBI की बात करें तो RBI 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। एंड UGC की अगर बात करें, UGC एक्ट 1956, UGC एक्ट 1956 के तहत ये 1956 में UGC बना था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुए, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा नेक्स्ट है, हमारी
ये सामासिक नहीं है, सामाजिक। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है। स्टेटमेंट दे दी है, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजर्विंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ आवर सोशल कल्चर। ठीक है, यहाँ पर बात आ गई है। ठीक है, हमारे कल्चर इंडिया से रिलेटेड। ऑप्शन में क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना का, प्रियम्बल में दिया हुआ है क्या ये स्टेटमेंट, या फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों में, या राज्य के नीति निदेशक तत्वों डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स एंड पॉलिसी, एंड मूल कर्तव्यों का फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो किस में मेंशन है? ठीक है, अगर आप पढ़े होगे, हाँ, अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी हैं तो वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? एक तरफ डीपीएसपी, एक तरफ मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? इनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता था, तो इनके बीच क्या है? हार्मनी बिठाना, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो किस वाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपको देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने अच्छे से, प्रियम्बल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़कर जाना है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, ये 4 चैप्टर तो आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको पार्लियामेंट का बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो पॉलिटी में आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में देखिए, अगर एक खेत है, इसमें अगर 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 पर्सन की काम करने के लिए, 10 पर्सन से काम हो रहा है, लेकिन इस खेत में कर रहे हैं कितने लोग काम? 15 लोग, उनके बच्चे भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 10 लोगों का काम 15 लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 लोग एक तरह से छुपे हुए बेरोजगार हुए। ठीक है, 5 लोग बेरोजगार हुए, छुपे हुए, तो इसको छुपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो समझ आया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध किससे है? स्पोर्ट्स से है ये क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से, करंट अफेयर्स से, उस टाइम का करंट अफेयर्स था, तो किससे? हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, पित्ताशय में, अब पित्ताशय किसे बोलते हैं? गॉल ब्लैडर को, ये लीवर के पास पाया जाता है। पित्ताशय में उपस्थित पथरी स्टोन को बोला है। निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है, स्टोन है, तो किसके पाचन पर इफेक्ट करेगी? वो फैट वसा के पाचन पर प्रभाव डालती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना, ये मध्य प्रदेश, उस डायरेक्ट क्वेश्चन है, अंकुर योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा WC रमन। ठीक है, WC रमन ये महिला क्रिकेट टीम के कोच भी रहे थे, और ये जो पुस्तक है द विनिंग सिक्सर, ये WC रमन की ही पुस्तक है। तो इस बुक में इन्होंने खेल के महत्व पर ही बल दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन होगा। अब इंग्लिश मीडियम वालों को प्रसरण समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। ठीक है, प्रसरण का मतलब होता है क्या, वेरिएंस, और मानक विचलन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तो समझ आ गया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस 4 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। तो लगा दीजिए अंडर रूट 4, इसका आंसर 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वानुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा कक्ष अंतरक्रिया, पैनल शिक्षण। तो इंग्लिश वालों के लिए बता दें, इसको बोलते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन। सेल्फ इंस्ट्रक्शन। सूक्ष्म शिक्षण होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग। कक्षा कक्ष होता है क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लास रूम इंटरेक्शन। एंड पैनल शिक्षण क्या होता है, पैनल शिक्षण होता है पैनल टीचिंग। ठीक है जी। तो इनमें से कौन सा होगा जो शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए, तो इसको बोलते हैं क्या, माइक्रो टीचिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। तो इनमें से क्या होगा, विश्वसनीयता, वैधता, आत्मनिष्ठा और विश्वसनीयता और वैधता दोनों। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी, अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। माध्यका, माध्यमान, बहुलक तीनों आते हैं। नहीं पूछा है तो विस्तार नहीं आता है। पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया या किसने भेजा था। तो पहला ईमेल रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, सिंपल नाम याद रखना, टॉमलिंसन साहब के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को जाना जाए। जंक ईमेल, देखिए आपके जब मेल आईडी चेक करोगे, ईमेल आईडी जब उसको ओपन करोगे, एक तरफ क्या है, स्पैम लिखाता है, स्पैम। ठीक है, स्पैम जंक मेल को ही बोला जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है अलॉटिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, ट्रैकिंग। फॉर्मेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तैयारी कर लेनी है इस तरह के क्वेश्चंस की। तो रेनॉल्ड बी जॉनसन के द्वारा आविष्कार किया गया था कंप्यूटर हार्डवेयर का। गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर क्या है। ठीक है, अगर गूगल के बारे में सिंपल पूछते कि गूगल क्या है, तो सिंपली बता देते सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। लेकिन यह गूगल स्कॉलर पूछा है। तो पब्लिशिंग टूल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, ये है क्या, वेब ब्राउज़र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। ठीक है, एनवायरनमेंट मेरे अलावा क्या है, सब कुछ है। ये एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये कथन बोला गया। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये कहा उस टाइम पर ये था क्या, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आज का बात करें तो ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में। और तो कब, ये 1973 में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जंगल काटे जा रहे थे, तो पेड़ों को बचाने के लिए लोग क्या है, पेड़ों से लिपट गए थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, चिपको आंदोलन पड़ा। और इस आंदोलन में कौन कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये सब शामिल थे। ठीक है, याद रखना है
पूछ लिया जाएगा, कुछ घुमाकर और भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में आगे नहीं आ सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं, ठीक है, 1973। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जनसंख्या का लक्षण नहीं है? लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, स्तर विन्यास। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सेक्स रेशियो है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, लेकिन स्तर विन्यास नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? पुर्तगाल। कौन सा? पुर्तगाल। बाकी पेरू, जाम्बिया, पोलैंड यहाँ देखने को मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? वायुमंडल की मध्य मंडल परत, ठीक है, मीजोस्फेयर के बारे में पूछा जा रहा है। मीजोस्फेयर, अगर देखिए लेयर्स की बात करें, नीचे ट्रोपोस्फेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर जिसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जिसको क्या है? समताप मंडल। फिर आती है क्या? मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। फिर आती है क्या? थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो ये होती है एवरेज 14 किलोमीटर तक। हालांकि ये इक्वेटर पर ऊंचाई पर होती है 18 तक, लेकिन एवरेज देखते हैं तो 14 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, लेकिन मीजोस्फेयर ये 50 से 85 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, 80-85 तक। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये है कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। अगर गूगल भी करोगे तो आपको पूरा ये चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। ये गुजरात है, तो गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। प्रसिद्ध सीतनवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये तमिलनाडु में। हिस्ट्री से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़कर जाना है, हिस्ट्री पॉलिटी को। नेक्स्ट, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जिसने हिस्ट्री डीप भी पढ़ी होगी उससे भी गलत हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर विष्णु गोप होगा। नेक्स्ट, साइलेंट वैली एक, ये ज्योग्राफी से, साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो साइलेंट वैली है केरल में। आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी? तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से, तो एंटोनी पोलियर को बोला गया। तो आज की क्लास में हमने टोटल 30 क्वेश्चन से देखे। अगर देखिए यहाँ पर अब हमने 2021 के जितने भी क्वेश्चंस थे 6 पेपर करा दिए हैं, पार्ट 1, 6 पेपर के पार्ट 1 करा दिए हैं। तो यहाँ पर 180 क्वेश्चन के आसपास हमने करा दिए हैं जो भी पूछे गए हैं। तो इससे एक आइडिया हो जाएगा इन 180 क्वेश्चन से कि क्या क्या पूछा गया होगा। आगे अभी हम 2016 और 2014 के जो पेपर थे वो भी करा देंगे। यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन छूटा था, 10 के बाद 12 था। एक बार हम 11वां क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो किससे रिलेटेड था? वो एक तरह से सैम्पलिंग से रिलेटेड था। ठीक है, सैम्पलिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर जैसा कि सिलेबस में भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड तैयार कर लेना अच्छे से, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो सैम्पलिंग से रिलेटेड था। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये? कंटिन्यूअस वेरिएबल का। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएंगी।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। उसके बाद फिर हम 30 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।